द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आज से हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए अपना पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा ये आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र जो कि 50 नंबरों का होता है उसका है, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और रीजनिंग के प्रश्न समाहित हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी विषय से जूनियर शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें 50 नंबरों का अनिवार्य प्रश्न पत्र की तैयारी कराई जाएगी। तो बिना कोई देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, उसका विकल्प नहीं पढ़ेंगे। विकल्प पढ़कर आपको 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर बताना है और कोशिश करनी है कि एक पेन और कॉपी लेकर बैठे रहिए। जिस टॉपिक पर या जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये 4 युद्ध लड़े थे। मुख्य रूप से बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन यहाँ पर विकल्प में 4 आपके विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था ये आपको बताना है। 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए जितने भी युद्ध हैं उसमें सर्वाधिक निर्णायक है, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। तो प्लासी का युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस विकल्प के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर। हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह जब मनाया जा रहा था तो उसमें कौन से नेता सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह जब 1947 में मनाया जा रहा था तो उस समय महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे दिल्ली में उस समारोह को मनाने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र जिसका नाम है उद्दंत मार्तंड, जो कि 1826 में प्रकाशित किया गया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? उद्दंत मार्तंड है और 1826 में इसका प्रकाशन किया गया था। इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया ये आपको बताना है और 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। उद्दंत मार्तंड का जो प्रकाशन किया गया था 1826 में, वो कलकत्ता से किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न पर। हमारा चौथे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। तो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। इसमें से आपके पास 4 विकल्प हैं। तो चौथे नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें हम लोग जनरली जानते हैं, ये लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। ये देखिए आपके भूगोल का प्रश्न है। आपको जो भारत का नक्शा है वो आपको याद होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा नहीं बनाता है। आपके पास 4 विकल्प हैं और 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो 5वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न पर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो बहुत घुमा फिरा के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है और आपके पास 4 विकल्प हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सॉल्सेट। आप कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सॉल्सेट, यहाँ पर सल्सेट लिखा है लेकिन मुख्यतः इसे सॉल्सेट ही बोलते हैं। तो सॉल्सेट जो ऑप्शन नंबर डी में है ये कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। जो मौजली है वो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। अंडमान आपके
कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में है। और ये सालसेट कहाँ है, सालसेट भी आपके अरब सागर में ही है। और जो मुंबई यानी कि बम्बई शहर है वो कहाँ पर बसा है, इसी सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। और जो बम्बई शहर है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप होगा वो सालसेट, ऑप्शन नंबर डी होगा। घुमा फिरा के आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर के प्रश्न पर। सॉरी, एक मिनट। हाँ, 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करते समय गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोग बता सकते हैं। 5 सेकंड का आपके पास समय है। और 7वें नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। 8वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न में बोल रहा है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स बनाया गया है जिसको हिंदी में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कहते हैं। इनकी संख्या भारत में कुल कितनी है ये आपको बताना है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की टोटल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। और आपके पास 4 विकल्प हैं। तो 8वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कुल कितने जोन बनाए गए हैं, कृषि पारिस्थितिकी जो क्षेत्र बनाए गए हैं, टोटल 20 बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो ये 2 नदियाँ उत्तराखंड की नदियाँ हैं, ये कहाँ पर आकर मिलती हैं। और आपके पास 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो 9वें प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग में 2 नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं जिस जगह पर, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। और यहाँ से जो आगे एक नदी आगे बढ़ती है उसका नाम है गंगा। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा किन दोनों नदियों के मिलने से बनती है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। और मिलती कहाँ पर है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन जो 5 हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जो 5 हुआ था, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसको आपको बताना है। 10वें प्रश्न का आंसर, पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, सॉरी कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1997 में। 1997 में पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर के प्रश्न पर। जो हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो भारत में बहुत सारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो 11वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। विंध्य जो क्षेत्र है वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा हिमालय, उत्तरी पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट ये सारे आपके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न पर। जो हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया गया है। इन 4 विकल्पों में से किसे भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया गया है ये आपको बताना है। तो 12वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है। 13वें नंबर पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों में से किसकी तिथि सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 4 विकल्प हैं। इनमें 4 आंदोलन के बारे में लिखा गया है, उनके डेट आगे लिखी गई है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो 13वें नंबर का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1940 में नहीं हुआ था, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, और बाकी जो डेट आपकी नीचे लिखी गई है आंदोलन की वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अपने 14 नंबर के प्रश्न पर।
14 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। तो भारत ने क्या बनवाया है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत 8 मिशन को लॉन्च किया गया है। इन 8 मिशनों में कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है, और ये आपके पर्यावरण का प्रश्न है। सारे विकल्प ध्यान से देख लीजिए, 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो 14वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय शक्ति जो है वो 8 मिशनों में शामिल नहीं है। कौन से 8 मिशन? जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 15वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया ये आपको बताना है, और आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो 15वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1993। 1993 में यमुना एक्शन प्लान को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पर। 16वें नंबर के प्रश्न में बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और यहाँ आपके राज्य दिए गए हैं। इन चारों को पढ़ लीजिए और इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो 16वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जम्मू कश्मीर वाला जो राज्य है ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो पिन वैली है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये यहाँ पर गलत रहेगा, यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर के प्रश्न पर। तो 17 नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है 2011 में जब जनगणना की गई है तो भारत की सकल प्रजनन दर कितनी है? भारत की सकल प्रजनन दर कितनी है, जिसको हम लोग TFR भी कहते हैं, ये आपको बताना है। प्रजनन दर का मतलब होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है। तो 17 का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2.4। तो भारत की सकल प्रजनन दर कितनी है? 2.4 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ये जनगणना के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, 10-20 क्वेश्चन होते हैं जनगणना के, तो उसको आप रट लीजिएगा, ये हमेशा पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 18वें प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो न्यूनतम अंतर का मतलब ये होता है कि किसमें पुरुष और स्त्री की साक्षरता दर लगभग बराबर है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो न्यूनतम अंतर के बारे में आपको बताना है। 18वें नंबर का आपका प्रश्न है। सारे विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय में जो स्त्री और पुरुष की साक्षरता दर है उनके बीच में जो अंतर है वो न्यूनतम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग टीचर भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं, और टीचर भर्ती में ही एक विद्यालय आता है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इसका जो पूरा नाम होता है वो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होता है। इसकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था ये आपको बताना है, और आपके पास 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ऑप्शन नंबर ए 2004 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ विज्ञान के हमारे प्रश्न हैं, जिसमें से 20वें नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी के बारे में बताना है। इन 4 विकल्पों में किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? 4 विकल्प को ध्यान से पढ़ लीजिए, 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो 20 नंबर के प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्च। मिर्च खाने के बाद लोग क्या करते हैं? सी करते हैं, तो इस प्रकार उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन 4 विकल्प के आधार पर विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में मिर्च में पाया जाता है, लेकिन अगर विटामिन सी की बात करें तो ये आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के अपने प्रश्न पर। येलो बेन मॉजिक ये एक प्रकार का रोग होता है, और ये रोग किस में पाया जाता है?
रोग का नाम है येलो बेन मॉजिक। ये रोग किस में पाया जाता है ये आपको बताना है और आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो 21 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका नाम है भिंडी। भिंडी में येलो बेन मॉजिक रोग पाया जाता है। आगे बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है ये आपको बताना है। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ये प्रश्न तो आपको रटा होना चाहिए कि किस सब्जी में जो रंग होता है वो किस कारण से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी बुक से, जो भी आपके पास बुक होगी उससे आप रट सकते हैं। तो 22 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा सही आपका, लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो कौन सा पादप हार्मोन्स है ये आपको बताना है। 23 नंबर के प्रश्न पर आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो 23वें नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 24वें नंबर के प्रश्न पर, गोल्डन चावल में कौन प्रचुर मात्रा में होता है। तो गोल्डन जो चावल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है और आपके पास 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो 24वें नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए। तो गोल्डन चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो संविधान से संबंधित है, यानी पॉलिटी से संबंधित है। तो पढ़ते हैं 25वें नंबर का प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% का आरक्षण किया गया था। तो महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% का जो आरक्षण किया गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, यही आपको बताना है और आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो 25वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण दिया गया, किसके लिए, महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत जारी करता है ये आपको बताना है। 5 सेकंड का आपके पास समय है। 26वें नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 123, 123 का मतलब होता है भाग जाना। तो अध्यादेश जब राष्ट्रपति जारी करता है तो बड़ी से बड़ी शक्तियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, भाग जाती हैं, यानी छोटे छोटे जो कानून होते हैं उन्हें भगा दिया जाता है और राष्ट्रपति का अध्यादेश ही लागू होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। आगे बढ़ते हैं, हरित खेती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हरित खेती निम्नलिखित में समाहित है। हरित खेती के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। हरित खेती में क्या क्या समाहित है, ये 4 विकल्प आपके नीचे दिए गए हैं। तो 27वें नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। हरित खेती के अंतर्गत समेकित कीट प्रबंध, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं किसके अंतर्गत, हरित खेती के अंतर्गत। ठीक है, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। तो अगर किसी प्रश्न का आप जवाब ना दे सकें या किसी प्रश्न को आपको नहीं आता है या कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए जिसको आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो उसके बारे में डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2, 4, 5 या 10% प्रश्न ऐसे आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो यहाँ हरित खेती का मतलब पूछा जा रहा है, हरित खेती क्या होती है ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं उन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ हरित खेती का मतलब ऑप्शन नंबर सी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 28वें नंबर के प्रश्न पर। 28वें नंबर का प्रश्न है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है ये आपको बताना है और आपके पास 4 विकल्प हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना की गई है।
आगे बढ़ते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न पर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात के बारे में बताना है उत्तर प्रदेश के और जनगणना 2011 के अनुसार। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही प्रैक्टिस सेट में जनगणना 2011 के तीन प्रश्न आ रहे हैं। यानी कि अगर आपको जनगणना 2011 अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो जाके उसे किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। उसमें 20, 25, 30 जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबको रट लीजिए। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 912 प्रति 1000 पुरुषों के बीच में कितनी महिलाएं हैं? 912। इसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 30वें नंबर के प्रश्न पर। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो धीमी कृषि विकास गति है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं वो आपको बताना है। तो 30वें नंबर का जो सबसे सही विकल्प होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण निर्धनता। तो ग्रामीण निर्धनता के कारण ही कृषि विकास गति ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विज्ञान की कुछ बातें करते हैं। और साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र होता है, ये किस काम आता है यही आपको बताना है। तो 31 नवंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है ये आपको बताना है। साइटोट्रॉन जितने भी उपकरण होते हैं आपके लूसेंट के बुक में पीछे दिए रहते हैं, उनके क्या उपयोग होते हैं, उन्हीं से ये प्रश्न उठाया गया है। तो साइटोट्रॉन किस काम आता है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। कृत्रिम मौसम को उत्पन्न करने में साइटोट्रॉन की मदद ली जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने 32 नंबर के प्रश्न पर। तो 32 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम लोग इंग्लिश में सेज भी कहते हैं, इसकी नीति की घोषणा कब की गई थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति की घोषणा कब की गई ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2000। अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न है। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? ये 4 आपके पास विकल्प हैं। तो चारों विकल्प में ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, बहुदेववादी। ऋग्वैदिक जो धर्म था वो बहुदेववादी था। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण किस घटना को कहा जाता है ये आपको बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उनका गृह त्याग। उनका जो गृह त्याग था उसको हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और बाकी ये जो 3 घटनाएं हैं इनके बारे में भी आप किसी बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है महात्मा बुद्ध। एक क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में इनसे बन ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कालानुक्रम अनुक्रम में चुनिए। यानी कि सही क्रम में इन सभी संतों को सुनियोजित करना था। कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, इस क्रम में सभी ABCD विकल्प को रखना है। आप ध्यान से सारे विकल्प को पढ़ लीजिए। तो 35 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले कबीर आए, उसके बाद गुरु नानक, फिर चैतन्य और फिर मीराबाई। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। कबीर के बाद गुरु नानक के बाद चैतन्य और चैतन्य के बाद मीराबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? यानी जो मतदान की आयु होती थी वो पहले 21 वर्ष होती थी, उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सा प्रश्न है। 37 नंबर के प्रश्न में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका तो आंसर सभी लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको उसका आंसर पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अपनी PDF को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है, थोड़ा लंबा चौड़ा आपके पास प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो PCS परीक्षाओं में आते हैं। हो सकता है कि 2-4 प्रश्न आपकी ही परीक्षा में आ जाए। तो प्रश्न में लिखा गया है, 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी किया गया। तो पहले ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 IMF को द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। और ये कब जारी किया गया? 26 जनवरी 2021 को। इसमें ये 3 चीज़ों का आकलन दिया गया है। इन 3 चीज़ों के आकलन के बाद आपके कौन से कथन सही हैं, ऑप्शन A, B, C, D, ये आपको पढ़कर बताना है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर बताने की कोशिश करिए। तो जब इस प्रकार से बहुत लंबे चौड़े आपके पास प्रश्न मिलें और आपको समझ में ना आए, आपको क्या करना है, और विकल्प में अगर आपको कहीं दिख जाए उपयुक्त सभी, तो आप सीधे उसी को टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, ये तीनों सही होंगे। ठीक है। तो जब कभी भी इस प्रकार के लंबे चौड़े प्रश्न मिलें और उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी समझ में ना आए और किसी भी ऑप्शन में उपयुक्त सभी लिखा हो, तो सीधे जाकर उसी पर टिक कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 मिनट। हाँ, तो अगले प्रश्न में कहा गया है 39वें नंबर के प्रश्न में, प्रकाश एनर्जी को हम लोग नई पीढ़ी भी कहते हैं, मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न भी थोड़ा बड़ा है, इसको इसलिए हमें इसे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि प्रकाश एनर्जी के बारे में किसके बारे में कहा जा रहा है, कि ये जो आपकी प्रकाश एनर्जी है, जिसको हम लोग नई पीढ़ी मिसाइल भी कहते हैं, इसमें ये 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों को ध्यान से पढ़िए और आपको फिर A, B, C, D विकल्प में से कोई विकल्प चुनना है। तो अभी भी आपको बताया था कि जब इस प्रकार के कोई विकल्प आ जाएं जिसमें 2 कथन दिए गए हों और फिर ऐसा कोई विकल्प हो जिसमें दोनों को सही बताया जाए और कुछ भी ना आपको ना समझ में आए, तो उसी पर टिक लगाया कीजिए। विकल्प ए में केवल 1 बता रहा है, विकल्प 2 में केवल 2 बता रहा है, विकल्प सी में 1 और 2 दोनों बता रहा है, विकल्प डी में उपयुक्त में से कोई नहीं बता रहा है। तो इस प्रकार विकल्प सी पर आप टिक लगाएंगे। ठीक है। तो विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर हमारे सही आंसर होंगे। वैसे ये 100% सही नहीं होता है जो आपको अभी बताया गया है, कभी कभी ये सही हो जाता है जब आपको कुछ भी ना समझ में आए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 40वें नंबर के प्रश्न पर। 40वें नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान, जिसको हम लोग मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी के नाम से भी जानते हैं, आयोजित किया गया था। तो आयु संवाद ये जो अभियान था जिसमें मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी का स्लोगन दिया गया था, इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। और इसका आयोजन 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किया गया था, यानी लगभग 2 महीने तक। चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा आयु संवाद अभियान को प्रारंभ किया गया था। ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं और करंट के क्वेश्चन बनते रहते हैं, अभी आप बदलते भी रहते हैं। अभी जब भी आपकी परीक्षा होगी तो उस समय से लेकर करंट पढ़ेंगे तो करंट के क्वेश्चनों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। 41वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा गया है,
21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों द्वारा संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन किया गया था। और यह आयोजन कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना है। एम्फेक्स 21 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 41वें नंबर में जो हमारा सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एम्फेक्स 21 का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए 42 नंबर पर चलते हैं। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान का शुरुआत किया गया था? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब था ये भी याद रखिएगा, 24 जनवरी को था। इसके अंतर्गत किस राज्य के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत की गई ये आपको बताना है। और ये आपके नीचे 4 विकल्प हैं, ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं। तो 42वें प्रश्न का जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंख अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 43 नंबर के प्रश्न पर। 31 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग IET के नाम से जानते हैं, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार दिया गया है ये आपको बताना है। और आपके पास 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको अपना आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार। विनोद कुमार को प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET के द्वारा, और ये 2020 का पुरस्कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़े से हमारे यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो रीजनिंग के भी प्रश्न हैं। तो चलिए रीजनिंग के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनाव कीजिए। तो 23:72 और समानुपात के निशान 38 और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के जहाँ पर आपका क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग जानते हैं ये जो संख्या होती है इसका संबंध इससे होता है, तो अगली संख्या का जो संबंध होगा वो अगली संख्या से होगा। यानी जो संबंध इसका इस संख्या से होता है वही संबंध हमारा अगली संख्या से भी होता है। तो 23 का आपको 72 से क्या संबंध है ये आपको निकालना है। तो 23 का अगर 3 गुना करेंगे तो कितना आता है? 69 आता है। ठीक है, तो 69 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो क्या करना है? 23 का 3 गुना करना है, फिर उसमें 3 जोड़ना है तो आपको 72 मिलता है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे कि 38 का क्या करना है? आपको 3 गुना करना है और 3 गुना करके उसमें 3 जोड़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 38 का 3 गुना करना है, लेकिन परीक्षा में हमें क्वेश्चन को जल्दी करना होता है, इसलिए 38 का ना करके हम लोग सिर्फ 8 का 3 गुना करते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए बात को, 38 का 3 गुना करना है और 3 गुना करके उसमें 3 जोड़ना है। तो आपका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी 117 आएगा। लेकिन अगर परीक्षा में हमें इस प्रश्न को जल्दी करना है तो क्या करते हैं? 38 का 3 गुना ना करके सिर्फ 8 का 3 गुना करते हैं। तो 8 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। और 24 में 3 जोड़ना है तो इस 24 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी कि पीछे क्या आ रहा है? पीछे आपका 7 आ रहा है। जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यहाँ पर आप सारे विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए, किस में पीछे 7 है? तो पीछे 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार 117 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सीधा काम आप कर सकते हैं, 38 का 3 गुना करके 3 जोड़ दीजिए, ये सीधा काम है। थोड़ा उल्टा काम क्या होता है जिसमें क्वेश्चन को जल्दी लुक करते हैं कि 38 का 3 गुना ना करके 8 का 3 गुना कर देते हैं, फिर उसमें 3 जोड़ देते हैं। तो आखिरी जो संख्या होती है सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। तो आखिरी में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो आखिरी में 7 आ रहा है और ये चारों विकल्पों में सिर्फ आखिरी में जो 7 है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो अगर आप रीजनिंग में कमज़ोर हैं तो सीधा तरीका इस्तेमाल करिए, 38 में 3 गुना फिर उसमें 3 जोड़ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने रीजनिंग के दूसरे प्रश्न पर। चलिए, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। कथन और उसके बाद आपके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए, ये कथन और निष्कर्ष के जो प्रश्न होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो लिखा है सिर्फ उसी पर हमें ध्यान देना चाहिए। लिखा क्या है? अशिक्षित लोगों का समाज में
अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है, यानी कि जो अशिक्षित लोग होते हैं वो समाज के अन्य लोगों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। ये लिखा है, जो लिखा है सिर्फ उसी पर हमें ध्यान देना है, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। निष्कर्ष क्या है? लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। तो जो लोग होते हैं वो केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि अशिक्षित लोगों का लाभ अन्य लोग उठाते हैं तो लिखा है, यानी अन्य लोग शिक्षित लोगों का भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो निष्कर्ष है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो शिक्षित और अशिक्षित उसका भी लाभ उठा सकते हैं। दूसरे कथन पे चलते हैं। जो शिक्षित होते हैं, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित लोगों का शोषण करते हैं, ये भी पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए ऊपर जो कथन में लिखा गया है वो कथन में ये लिखा गया है कि अशिक्षित जो लोग होते हैं वो अन्य लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है। अन्य लोगों में कौन है, वो शिक्षित हैं अथवा अशिक्षित हैं, ये नहीं लिखा गया है। और इस कथन में जो आपका निष्कर्ष है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो शिक्षित लोग होते हैं वो अशिक्षित लोगों का शोषण करते हैं। तो शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों का शोषण करते हैं, ये आपके कथन में नहीं दिया गया है। अन्य लोगों द्वारा अशिक्षित लोगों का शोषण होता है। तो थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसमें निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत है। तो दोनों गलत कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार 45वें प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो कर लेंगे, कोई ज़्यादा बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसको समझाने के लिए हम लोग रीजनिंग की एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें अगर समझाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 45वें नंबर के 46वें नंबर के प्रश्न पर। 45 तो खत्म हो चुका है। 46वें नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है इसमें से आपको एक विषम संख्या चुननी है। ये 4 विकल्प में से कौन सी एक विषम संख्या है ये आपको बताना है। ध्यान से विकल्प को देखिए, उसका तुरंत आंसर बताइए। तो 46वें नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 69। 69 आंसर क्यों होगा? क्योंकि आपके ये सी वाला विकल्प, बी वाला विकल्प और डी वाला जो विकल्प है ये अभाज्य संख्या हैं। इन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, लेकिन 69 क्या है? एक भाज्य संख्या है, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 69 में 3 का भाग चला जाता है। बाकी के जो आपके विकल्प हैं वो अभाज्य संख्या हैं, उनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर, और ये भी आपका एक रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए ध्यान से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। विक्रम को याद है कि उसके पुत्र बिहान का जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर के बाद है। यानी कि जो बिहान का जन्मदिन है भैया वो 25 तारीख के बाद ही आएगा, यानी 26 तारीख या 27 तारीख या 28 तारीख, यही उसका जन्मदिन हो सकता है। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हुए वो क्या बोल रहा है उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी 25 तारीख के बाद ही जन्मदिन आएगा, तो 26-27 यही हमारा जन्मदिन हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? 26 हो सकता है अथवा 27 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। तो हमारा आंसर या तो 26 हो सकता है या 27 हो सकता है। लेकिन इसने क्या कहा कि 23 के बाद और 27 से पहले, तो 23 के बाद 24-25 आता है, 24-25 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आंसर हमारा 26 अथवा 27 होगा। और 27 से पहले, तो 27 से पहले क्या आता है? 26 आता है। तो दूसरी लाइन से स्पष्ट हो गया ये हमारा आंसर कितना होगा? 26 होगा। 26 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। बिहान का जो जन्मदिन है वो किस तारीख को होगा? बिहान का जन्मदिन आपके 26 तारीख को होगा, 26 दिसंबर को। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर निकल आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये भी एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी निपटा देते हैं जल्दी से। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, तो प्रत्येक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। 24 घंटे में घड़ी कितना आगे हो जाएगी? 24 घंटे में ये 15 मिनट आगे हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है, यानी जब दोपहर का 12 बज रहा है तो उसको सही सेट करके चलाया जाए तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी? तो अगले दिन जो सुबह 4 बजेगा तो उसमें क्या समय होगा वो आपको बताना है। तो देखिए अभी कितना बज रहा है? अभी 12 बज रहा है और दिन के 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो दिन के 12 बजेंगे और रात के 12 बजे तक कितना समय हो जाएगा? तो दिन के 12 से रात के 12 बजे तक 12 घंटा हो जाएगा।
रात के 12 बजे से सवेरे 4 बजे तक कितना समय रहेगा, 4 घंटा समय रहेगा। टोटल कितना समय हो जाएगा, 16 घंटे का समय हो जाएगा। 24 घंटे में घड़ी कितना लेट होती है, 15 मिनट लेट होती है। तो 16 घंटे में कितना लेट होगी, तो 16 घंटे में घड़ी कितना लेट होगी यही आपको बताना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 घंटे में 15 मिनट लेट होती है, 16 घंटे में कितना लेट होगी, तो इसमें क्या करेंगे, 16 का 15 में गुणा कर देंगे। 16 का 15 में गुणा होता है और 24 नीचे चला जाता है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मिनट। यानी कि सही समय क्या रहेगा, सही समय रहेगा आपका 4 बजे, लेकिन 10 मिनट वो लेट है। इस प्रकार जो आपका आंसर रहेगा 4:10 प्रातः का समय होगा। 4 बजे कितना समय दिखाएगी वो, 4:10 का समय दिखाएगी। ठीक है, तो ये आपके 48वें नंबर का प्रश्न था। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न पर। जब 49 नंबर का प्रश्न इस टाइप का दिया हो तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या प्रश्न पूछा जा रहा है उसको पढ़ लीजिए। तो प्रश्न सबसे आखिरी लाइन में पूछा जाएगा, दी गई कोड भाषा में पौधा किसे कहते हैं, यानी पौधे के बारे में आपसे पूछना है। पौधा किसमें उगता है, पौधा किसमें उगता है ये आपको बताना है। पौधा किसमें उगता है, मिट्टी में। ठीक है, तो मिट्टी को किस कोड के रूप में प्रयोग किया गया है यही आपको बताना है। चलिए अब इसके बाद प्रश्न पढ़िए। एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल है तो आकाश से हमें कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं। लाल का अर्थ टमाटर है तो लाल से हमें कोई मतलब नहीं। टमाटर का अर्थ दूध है, दूध से हमें कोई मतलब नहीं। दूध का अर्थ मृदा है, दूध को हम लोग मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, तो दूध से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मृदा से मतलब है। मृदा का अर्थ सफ़ेद है। देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। मृदा का क्या मतलब होता है, सफ़ेद, यानी कि कोई ऐसा ग्रह है जिसमें लोग मिट्टी को क्या कहते हैं, सफ़ेद कहते हैं। और ये पौधा किस में उगता है, मिट्टी में उगता है। मिट्टी को क्या कहते हैं, सफ़ेद कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आज के आखिरी प्रश्न पर चलते हैं भैया। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न 22 फरवरी 2021 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश का जो बजट था 2021 और 22, उसमें आकार कितने करोड़ रुपए का था, यानी जो बजट है ये कितने करोड़ रुपए का था यही आपको बताना है। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। इसका मतलब, इस प्रश्न को देने का मतलब ये है कि जब आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे इस परीक्षा के लिए तो उसमें जो बजट होगा, बजट को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये तो एक बहुत सी डाटा वाला क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादातर लोगों को आंसर पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे 50वें नंबर के प्रश्न पर। तो इस प्रैक्टिस सेट को लगाते समय कुछ प्रश्न ऐसे आपके मिले होंगे जिसको आपने पहली बार देख रहे होंगे, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में 2-4 मिलते भी रहते हैं। आपकी परीक्षा होगी तो भी आप कितना भी पढ़ डालिए, लेकिन 2-4-5 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आपको अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कोई मित्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।